एयरफोर्स 2020 से संबंधित टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारा टेस्ट नंबर 19 है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम पर टेस्ट पेपर नहीं देखा है तो मैंने टेलीग्राम पर टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है। तो वो फुल लेंथ टेस्ट है जिसका टाइम सेट करके आपको पूरा सोल्व करना है और उसकी आंसर की अभी अपन इस वीडियो में लास्ट में आपको बता देंगे। और उन क्वेश्चंस के अंदर जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उन क्वेश्चंस को अपन वीडियो में ले लिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 19। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 1। 500 केल्विन पर नियत ताप का मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर आदर्श गैस, आइडियल गैस के 10 मोल को संकुचित यानी कंप्रेस्ड कर 50 लीटर से 5 लीटर कर दिया जाता है। देन कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो भैया एक बात सबसे पहली जो नोट करने वाली है वो है नियत ताप, और नियत ताप का मतलब है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 2.303 log base 10 2.303 म्यू आर टी log base 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, तो W बराबर आएगा 2.303 म्यू। मोलों की संख्या कितनी है? 10 मोल। R गैस कांस्टेंट कितना होता है भैया? 8.314। T टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। V2 5 लीटर कर दिया गया है, तो log base 10 V2 का मान है 5 और V1 का मान है कितना? 50। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा जी 1/10। 1/10 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? log A बटा B माइनस log B बटा A। 2.303 इंटू 10 इंटू 8.314 इंटू 500, ये हो गया 1/10 माइनस, तो वो एक ही बचा लेकिन माइनस आगे आ गया। और इस पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में 9.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल। और ये माइनस आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये 50 लीटर से 5 लीटर हो रहा है। जब भी वॉल्यूम कम होता है, चीज कंप्रेस्ड होती है, संकुचित होती है, तो जो किया गया कार्य है वो नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव साइन संकुचन, कंप्रेशन को व्यक्त कर रहा है। संकुचन यानी कि कंप्रेशन को व्यक्त कर रहा है, डिनोट कर रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अपन बात कर रहे हैं आदर्श गैस के समतापीय प्रसार। अगेन समतापीय का मतलब हो गया आइसोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, ऐसा कैसे क्वेश्चन मैंने टेस्ट नंबर 1 में भी लिया था। आदर्श गैस, आइडियल गैस है के समतापीय प्रसार, आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक कंप्रेशन में आंतरिक ऊर्जा को बोलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी इस डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी परिवर्तित नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। आई इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, गैस द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब ऊष्मा यानी हीट, एब्जॉर्ब हीट जो है की अमाउंट के इक्वल होता है। अब या बी और सी, तो मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात कि समतापीय प्रक्रम में, आइसोथर्मिक प्रोसेस में समतापीय प्रक्रम में, आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा? आइसोथर्मिक प्रोसेस में ताप नियत रहता है, ताप नियत होता है। और जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो डिपेंड करती है ताप पर। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी इस
इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ताप। अगर आपने आंतरिक ऊर्जा ताप नियत कर दिया तो आंतरिक ऊर्जा मस्ट बी नियत। आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। अब आंतरिक ऊर्जा नियत हो गई तो भैया ये कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा घटती है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बी सही हो गया। इसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, आंतरिक ऊर्जा नियत होती है, याद रखना, बी सही है। गैस द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है, इसका क्या पता चलेगा? तो देखो इसका पता चलने का तरीका है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा क्यू बराबर होता है डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डब्ल्यू प्लस डी यू के। अगर आप कह रहे हो कि आंतरिक ऊर्जा नियत है, यू कांस्टेंट है, अब कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होगी तो उसका परिवर्तन कितना आएगा? जीरो। कोई भी चीज नियत होगी तो उसका परिवर्तन कितना आएगा? जीरो। तो एक लाइन नोट कर लो अपनी कॉपी में कि यदि ताप नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा का मान नियत रहेगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो, डी यू बिकम जीरो, डब्ल्यू 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 है और ये डेल्टा क्यू है। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू के। तो ये कह रहा है कि गैस द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के बराबर होगा, एब्जॉर्ब्ड हीट के इक्वल होगा, जो वर्क डन होगा। तो ये भी सही हो गया, यानी बी और सी दोनों सही है। तो सही ऑप्शन है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म का मतलब होता है बेटा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में निकाय, निकाय मतलब सिस्टम पर वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिखा चुका हूं पहले या दूसरे टेस्ट पेपर के अंदर ही कि जब भी वर्क डन ऑन दी सिस्टम यानी निकाय पर कार्य की बात कर रहा है तो फिर आप कार्य को नेगेटिव लेंगे। अब कई बार समझा चुका हूं क्यों, तो आप पुराने वीडियोस देखिए, कार्य नेगेटिव लिया जाएगा। अब हो तो फिर दे रखा है T2 T1 T2 ये संबंध दे रखा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एक लाइन से टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप करोगे डेल्टा क्यू बराबर होता है W प्लस डी यू। आपको पता है कि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है और रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू का मान कितना होता है? जीरो। और रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर डेल्टा क्यू का मान जीरो होता है, W का मान नेगेटिव प्लस डी यू, तो बोलो डी यू का मान कितना आ जाएगा? ये नेगेटिव माइनस डब्ल्यू आ रहा है, डी यू बराबर प्लस डब्ल्यू। ये माइनस क्यों आया? निकाय पर में नेगेटिव आता है, निकाय द्वारा में पॉजिटिव आता है। तो डी यू का मान पॉजिटिव, आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव आना मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। और मैंने तुम्हें बताया था आंतरिक ऊर्जा, अभी इससे पहला क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो T2 यानी बाद वाला ताप पहले वाले ताप से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा T2 इज ग्रेटर देन T1। तो आंसर होगा एक कार्नो इंजन जिसके ऊष्मा इंजन की दक्षता 1/10 है को प्रशीतक के समान कार्य करवाया जाता है। मतलब कार्नो इंजन है लेकिन उसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की तरह हो रहा है। अब रेफ्रिजरेटर में पता है क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि आपके पास में ये तो होता है उच्च ताप का स्रोत, हायर टेम्परेचर सोर्स, और ये होता है यहां पर आपके पास में कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ जो ईंधन होता है, ईंधन के लो ईंधन, और ये यहां पर होता है निम्न ताप। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? निम्न ताप, यानी कि यहां का ताप तो होता है T1 और यहां की ऊष्मा, यहां का ताप होता है T2 और यहां की ऊष्मा होती है Q2। यहां का ताप होता है T1 और यहां की ऊष्मा होती है Q1। हमेशा याद रखना T1 इज ग्रेटर देन T2 और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा। किसके लिए? चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे कुछ भी हो। अब रेफ्रिजरेटर और कुछ भी क्या है? कुछ भी मतलब कार्नो इंजन। अगर कार्नो इंजन है तो ऊपर से नीचे ऊष्मा आती है और कार्य हमें मिलता है। यह अगर हमें मिल रहा है, उच्च ताप से ऊष्मा नीचे जा रही है और कार्य हमें मिल रहा है और बाकी नीचे जा रही है, तो यह है कार्नो इंजन। लेकिन अगर हम कार्य कर रहे हैं
हम कार्य कर रहे हैं, तो ये है रेफ्रिजरेटर। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, निम्न ताप से कम से ऊष्मा ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब पानी जमीन पे पड़ा है, जमीन से छत पे ले जा रहे हैं। तो पानी को जमीन से छत तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। निम्न ताप से उच्च ताप तक ऊष्मा ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम है। तो अब देखो, इधर से आप Q2 दे रहे हो और इधर से W, और ऊपर जा रही है Q1, तो अपने पास में यहां एक संबंध बन जाएगा W बराबर Q1 माइनस Q2। अब ये जो है काम हो रहा है कार्नो इंजन के ऊपर, तो कार्नो इंजन की दक्षता होती है, अभी ये फॉर्मूला तो सबको रटा हुआ है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। परसेंटेज में दक्षता नहीं दे रखी, इसलिए इतना ही लिख रहा हूं। ये यहां पर काम में नहीं आएगा। यहां काम में आने वाला फॉर्मूला देखो क्या है, यहां काम में आने वाला फॉर्मूला है W बटा Q1 इंटू 100। परसेंटेज में है ही नहीं तो अपन रखेंगे भी नहीं। अब अपने को दक्षता दे रखी है कितनी? दक्षता दे रखी है अपने को 1/10। W कार्य हो रहा है 10 जूल। आप कहेंगे साहब पर है, तो बेटा ये पर और द्वारा के चिन्ह हमने डेरिवेशन करते समय लगा लिए। आप दक्षता वाले कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर वालों में प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेंगे, पर और द्वारा इन तक ही सीमित रखोगे। अब 10 बटा Q1, तो यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 जूल। यह 100 जूल तो ऊर्जा ऊपर जा रही है। इस निम्न ताप से ऊष्मा कितनी ली? अवशोषित ऊष्मा ये Q2 है। तो Q2 कैसे निकालोगे? ये देखो एक संबंध लिखा मैंने, इधर से Q2 जा रही है ऊष्मा, निम्न ताप से ऊष्मा खींच रहे हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? कार्य। तो Q2 और ये दोनों मिलके ऊपर जा रहे हैं, तो ऊर्जा संरक्षण कहता है W प्लस Q2 मिलके Q1 बन रहा है। तो W प्लस Q2 मिलके Q1 बन रहा है। तो W किसके बराबर हो गया? Q1 माइनस Q2 के। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? अपन यहां लिख सकते हैं W बराबर Q1 माइनस Q2। तो W का मान दे रखा है 10, पर और द्वारा मत लगाना, यहां हमने पहले ही लगा लिया डेरिवेशन करते टाइम पे। Q1 आया तेरा 100 जूल, माइनस Q2 कितना है निकालना है। अवशोषित कितनी ऊष्मा तुमने ली नीचे से, तो Q2 विल बी 90 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? D। क्लियर? यदि रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म का मतलब होता है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में निकाय मतलब सिस्टम पर वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिखा चुका हूं पहले या दूसरे टेस्ट पेपर के अंदर ही कि जब भी वर्क डन ऑन दी सिस्टम यानी निकाय पर कार्य की बात कर रहा है तो फिर आप कार्य को नेगेटिव लेंगे। अब कई बार समझा चुका हूं क्यों, तो आप पुराने वीडियोस देखिए, कार्य नेगेटिव लिया जाएगा। अब हो तो फिर दे रखा है T2 T1 T2 ये संबंध दे रखा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एक लाइन से टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप करोगे डेल्टा Q बराबर होता है W प्लस DU। आपको पता है कि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है और रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा Q का मान कितना होता है? 0। और रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर डेल्टा Q का मान 0 होता है, W का मान नेगेटिव प्लस DU, तो बोलो DU का मान कितना आ जाएगा? ये नेगेटिव माइनस W आ रहा है, DU बराबर प्लस W। ये माइनस क्यों आया? निकाय पर में नेगेटिव आता है, निकाय द्वारा में पॉजिटिव आता है, तो DU का मान पॉजिटिव। आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव आना मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। और मैंने तुम्हें बताया था आंतरिक ऊर्जा, अभी इससे पहला क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो T2 यानी बाद वाला ताप पहले वाले ताप से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा T2 इज ग्रेटर देन T1, तो आंसर होगा C। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी माध्यम में कोई मीडियम है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 4/5 है, तो इस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण एंगल ऑफ पोलराइजेशन विल बी। तो आपको ध्रुवण कोण निकालना है, सबको पता होना चाहिए ध्रुवण कोण tan IB बराबर होता है n के अपवर्तनांक के। ये ध्रुवण कोण होता है।
ध्रुवण कोण कह लो या ब्रूस्टर कोण भी इसको ही कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल, एंगल ऑफ ब्रूस्टर, ब्रूस्टर कोण, ठीक है। tan IB बराबर होता है n, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ओके। अब tan IB इज इक्वल टू n है, दिस इज ब्रूस्टर एंगल। अब tan IB n के बराबर है लेकिन n नहीं दिया, पूछा यह है, तो हमें पता है क्रांतिक कोण साइन IC इज इक्वल टू n होता है, सॉरी साइन IC इज इक्वल टू होता है 1/n। अब ये दे रखा है इसने साइन इनवर्स 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 किसका मान है, साइन इनवर्स 4/5 किसका मान हो गया, 1/n का। नहीं बात समझ में आ रही, अरे भैया IC बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n, तो यहाँ ये मान किसका लिखा हुआ है, 1/n का, तो 1/n कितना है, 1/n बराबर है 4/5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5/4, और n विल 5/4, 5/4 tan IB, तो IB इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 5/4 tan इनवर्स, आंसर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ध्रुवित, ध्रुवित का मतलब पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता। मैं आपको पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं और ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एग्जाम, कोई सा भी दुनिया का एग्जाम दे लो, ध्रुवित पोलराइज्ड केवल उनको किया जाता है जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति, ट्रांसवर्स इन नेचर, प्रकृति में जो अनुप्रस्थ होती है उन्हीं को ध्रुवित किया जाता है, उन्हें ही पोलराइज किया जा सकता है। और ये एकमात्र तरंग कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्हें ही ध्रुवित किया जा सकता है, इन्हें ही पोलराइज किया जा सकता है। और इसमें कौन कौन सी तरंगें आती हैं, पराबैंगनी इसमें आती है, एक्स किरणें इसमें आती हैं, रेडियो इसमें आती हैं। ये जो है पराश्रव्य या श्रव्य आता ऑप्शन में, श्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें मतलब ऑडिबल, ऑडिबल आ जाता, और श्रव्य, पराश्रव्य, अवश्रव्य ये आ जाता, अवश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। तो इन सब की, इन तीनों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, यस इट इज। और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवण होता है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें हो गई, तो ये सारी की सारी का अनुप्रस्थ होती हैं और इन सब का ध्रुवण हो सकता है। तो किसका ध्रुवण नहीं हो सकता, पराश्रव्य का, श्रव्य का और अवश्रव्य का। ये तीनों आपको पता है। ये श्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज की होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। अवश्रव्य ये 20 हर्ट्ज से कम, और पराश्रव्य माने श्रव्य से भी ज्यादा, 20,000 से ज्यादा। तो इनका ध्रुवण नहीं होता है क्योंकि ये कैसी प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए भुजा वाला एक वर्ग है जो YZ प्लेन में रखा है, समतल यानी प्लेन में, कोई स्क्वायर है वो YZ प्लेन में रखा है। लेट अस सपोज दिस इज X, Y और Z। तो YZ प्लेन का मतलब हो गया ऐसे रखा हुआ है, द स्क्वायर इज सपोज टू बी प्लेस्ड इन दिस YZ प्लेन। अब एरिया, क्षेत्रफल किधर होता है, एरिया जो वेक्टर होता है वो होता है तल के लंबवत बाहर की ओर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो तल के लंबवत बाहर, ये होगा इसका एरिया वेक्टर विच इज इन x डायरेक्शन। सो वी कैन राइट एरिया, इसका एरिया कैसे लिख सकते हो आप, इसकी साइड दे रखी है ए दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर x दिशा में आई कैप। क्लियर। तो ए स्क्वायर आई कैप इसका एरिया हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स। बहुत सिंपल है, फाई हो गया बी डॉट ए। बोलो बी कितना है फटाफट, बी है बी नॉट 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप
डॉट ए, एरिया वेक्टर इज ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डॉट करना है किसके साथ, आई का। क्लियर? तो बताओ जे और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आई को आई से कर दो, 3b0 ए स्क्वायर और आई कितना हो गया 1, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा वेबर में फ्लक्स का मान। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि एरिया जो होता है तल के लंबत होता है, आकृति YZ में रखी है, तो YZ में रखी होगी तो उसका एरिया x में होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 3b0, तो आंसर हो जाएगा C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल A, एरिया A है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है। तो बताओ वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल ऑन इट सेंटर इज μ0 I अपॉन 2r। अरे सब जानते हो, तो यहां से अपन I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? I की वैल्यू आ जाएगी 2br अपॉन μ0। ये क्यों निकाले भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है लूप का चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक मोमेंट। देन मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज टू आई इंटू ए, और इसका एरिया दे रखा है ए, तो एरिया रखने की जरूरत नहीं है, आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो रख दो यहां पर। आई हो जाएगा 2br अपॉन μ0 इंटू कितना ए। सही है? तो आंसर चेक कर लो। अच्छा, आर नहीं दे रखा, तो आर हटाना है, तो आर कैसे हटाओगे बताओ? आर कैसे हटाओगे? एरिया ए कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो बोलो यहां से आर कितना आएगा? आर हो जाएगा बेटा मेरे हिसाब से ए अपॉन पाई की पावर 1/2। अरे बोलो ना यार, तो आर ए बट्टा पाई, तो यहां रखोगे ए बट्टा पाई, ए 1/2 और एक ये रहा पहले से ही, तो एम हो जाएगा 2b, आर का मान रख रहा हूं, ए के पहले से ये ए की घात 1/2 और आ रहा है, तो ए की घात 3/2 अपॉन μ0, और पाई पर कितनी है 1/2, तो पाई पर होगी 1/2, तो आंसर होगा 2ba 3/2, 2ba 3/2 μ0 पाई की पावर 1/2, देन आंसर विल बी डी। क्लियर? सिंपल सवाल है लेकिन अच्छा सवाल। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि यह इसकी लंबाई का 1/10 गुना खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध लगभग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बार आप इसको क्वेश्चन को पोज करो और इसका आंसर निकालो आप, और अपना आंसर लिखो कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लगभग बच्चों की गलती होगी, मुझे पता है। तो चेक करते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको। बच्चा क्या करता है, वो देखता है कि लंबाई को 1/10 गुणा कर दिया। अब उसको एक बात रटी हुई है कि अगर लंबाई को खींच के n गुणा कर दें तो प्रतिरोध होता है n² गुणा प्रारंभ का। हर बच्चों को ये लाइन रटी हुई, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, और नहीं रटी हुई तो अब आज याद हो जाना चाहिए कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुणा कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट है, n गुणा कर दिया। ये क्या कह रहा है? n गुणा बढ़ा नहीं दिया जाए। यहां n जो है वो बढ़ाई गई संख्या नहीं है, बढ़ाने के बाद जो टोटल आया वो संख्या है। तो ये कह रहा है n गुणा कर दिया जाए, जबकि ये कह रहा है कि 1/10 गुणा तो खींचा जाता है। तो फिर किया कितना? तो L2 बराबर L1 प्लस 1/10 L1। तो n का मान 1/10 नहीं है, n का मान ये है 10 और 11, L2 बराबर होगा 11/10 L1। तो n का मान ये है, यानी यहां जो n रखा जाता है वो संख्या आती है तार को खींचकर n गुणा कर दिया जाए। n गुणा खींचा नहीं है, n गुणा खींचते तो फिर यहां होता L1 प्लस NL1, तो 1 प्लस n आता फिर यहां पर। बात समझ आ रही है मेरी? तो खैर अपन ने अब ये निकाल लिया। अब ये n का मान है, अब यहां वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा R2 बराबर n का मान हो गया कितना? 11/10, 11/10। बस आपको तो n का मान रखना है, 11/10 का स्क्वायर इंटू R1, पहले कितना था 10, तो R2 विल बी 11 हो गया 121/100 इंटू 10,
1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 12.1 ओम। तो आंसर है 12 ओम, लगभग जो है 12 लगभग पूछा गया है, तो लगभग 12 ओम अपन इसको टिक कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो कितने बच्चों का है इसको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 10, नीले काले पीले यानी कि ब्लू ब्लैक येलो वर्ण यानी कि कलर पहली दूसरी और तीसरी रिंग को कार्बन रेजिस्टेंस में शो किया गया है और उस पर 30 वोल्ट लगाया है। और सबको पता होगा कि जो पहला दूसरा तीसरा रंग है ये दे रखा है ब्लू ब्लैक और येलो। तो इनके रंग आपको पता होने चाहिए। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। तो ब्लू दे रखा है पहला, तो प्रतिरोध कितना आएगा इसका प्रतिरोध होगा R बराबर पहले कितना 6 ब्लू, दूसरा रंग ब्लैक 0 इंटू तीसरा रंग 10 की घात येलो कितना है, येलो है 4। तो ये 3 संख्या लेनी है अपने को, तो 10 की घात 4 ओम। आई होता है V/R। V कितना दे रखा है तुझे, 30 वोल्ट दे रखा है, 30/60, 60 इंटू 10 की घात 4। ये 1 0 तो कैंसिल हो गई, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10 की घात -4, 0.5 इंटू 10 की घात -4। तो ये आंसर हो गया, एक स्टेप आगे था, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update.